जय हिंद। आज अपन पढ़ेंगे नियोनेटल अपनिया। तो नियोनेटल अपनिया क्या चीज़ है और उसकी उसका मैनेजमेंट किस प्रकार करते हैं, वो सारा कुछ जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। आज का जो अपना टॉपिक है वो है मैनेजमेंट ऑफ नियोनेटल अपनिया। तो फर्स्ट अपन देखेंगे नियोनेटल अपनिया क्या है। तो फर्स्ट अपन को ये पता होना चाहिए नियोनेट्स क्या है। नियोनेट्स यानी नवजात, न्यूबॉर्न। नियोनेट का मतलब होता है जो कि एक 1 डे से लेकर 27 डेज तक का जो बच्चा होता है वो नियोनेट्स में आता है। ठीक है, तो ये तो अपना क्लियर हो गया कि नियोनेट्स क्या है। अब अपनिया क्या चीज़ है। तो अपनिया का मतलब होता है जो एजिस, जो स्लीप कंडीशन में एज स्लीप कंडीशन होती है उसमें बच्चा के एक सांस रोक लेता है ना। तो बच्चा जो सांस रोक लेता है तो उस कंडीशन को अपन बोलेंगे अपनिया। एक होता है डिजनिया, यानी डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, यानी सांस लेने में अगर कोई दिक्कत आ रही है उसको बोलते हैं डिजनिया। एक होता है अपनिया, जिसमें अपनिया में मतलब आज अपन अपने के बारे में पढ़ रहे हैं। अपनिया मतलब सांस वो बिल्कुल रोक लेता है। ठीक है, तो उस कंडीशन को अपन बोलते हैं अपनिया। और नॉर्मली जो न्यूबॉर्न होता है उसको 40 से 60 जो रेस्पिरेटरी रेट होती है वो होती है। अगर मान लो 40 से कम है ना, तो उसको उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ब्रेडी पनिया, ब्रेडी पनिया। और अगर 60 से अबव है तो उसको बोलते हैं टेक्की पनिया। ठीक है, अपन रेस्पिरेटरी रेट काउंट करते हैं उसमें पता चलता है। ठीक है, तो अपन बेसिकली अपन आज पढ़े नियोनेटल अपनिया। तो नियोनेटल अपनिया के अंदर अपन मैनेजमेंट किस प्रकार करते हैं। अपनिया हो गया, ठीक है, सांस रोक लिया बच्चे ने, सेचुरेशन वगैरह कम हो गई, हार्ट रेट कम हो गई, तो उस कंडीशन में अपन क्या करेंगे, उसका इमरजेंसी मैनेजमेंट क्या करेंगे, है ना। तो इमरजेंसी जो मैनेजमेंट है, इमरजेंसी के अंदर अपन यानी आपात स्थिति जो आपातकालीन है, आपातकालीन है हिंदी में बोलूँ तो आपातकालीन, तो उसमें अपन क्या करते हैं। तो आपातकालीन की बात करें तो आपातकालीन जो ट्रीटमेंट है वो है मेंटेन, यानी मेंटेन करना। फर्स्ट है टेम्परेचर, उसका जो तापमान है, तापमान उसको मेंटेन करना जो कि 36.4 है। ठीक, उसको मेंटेन करना होता है। ठीक, हाइपोथर्मिया में ना जाए, है ना। मेंटेन रहे, टेम्परेचर स्टेबल रहे। अगर टेम्परेचर स्टेबल नहीं होगा रहेगा ना तो अपनी कंडीशन क्रिएट हो सकती है। सेकंड जो है वो है एबीसी। अब एबीसी की फुल फॉर्म क्या है, ए बी सी। ए फोर होता है एयरवे, जिसके अंदर अपन ये देख रहे हैं एयरवे। बी फोर होता है ब्रीथिंग, यानी ब्रीथिंग पैटर्न सही होना चाहिए, इरेगुलर या इंटरमिटेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, सी फोर होता है सर्कुलेशन। ठीक, सर्कुलेशन, ये मतलब बेसिक पैटर्न यही रहता है एबीसी का। तो फर्स्ट अपन टेम्परेचर मेंटेन करो, सेकंड है वो है एबीसी, एयरवे बर्थिंग और सर्कुलेशन। तो इसमें अपन करते क्या है, तो इवोल्वेट करते हैं, आकलन करते हैं, तो एक्सक्लूड यानी छोड़ते हैं सेकेंडरी कोज ऑफ अपनिया। अपने जो सेकेंडरी कोज ये है टेम्परेचर वगैरह ही है। ठीक है, ये प्राइमरी कोज सेकेंडरी कोज है। ठीक, अब जैसे इसमें देखो, इस जो ये मैंने इमेज डाला थी इसमें देखो, ये अपनी बेल्ट लगा रखे हैं यहाँ पे। ठीक है, अपनी बेल्ट। ठीक है, इसे फिर पता चल जाता है बेबी एज स्लीप कंडीशन में है और श्वसन रोक रखा है, तो अपन को पता सेचुरेशन प्रोब लगा के देखते हैं तो उसमें सेचुरेशन डाउन मिलेगी अपन को, लो सेचुरेशन मिलेगी, यानी है ना, डिप करती मिलेगी। तो अपन को ये पता चल जाएगा कि ये अपनी कंडीशन में, तो बेबी को अपन स्टिमुलेट करेंगे अपने शोल एरिया में या पाम एरिया में, या बॉडी को बेबी को स्टिमुलेट करेंगे ताकि वो अपने कंडीशन से मतलब अपने कंडीशन को रिड्यूस किया जा सके। तो उसके इमरजेंसी ट्रीटमेंट क्या करते हैं अपन, आज का जो बेसिक लेक्चर है वो है इमरजेंसी ट्रीटमेंट क्या करते हैं अपने यहाँ। अपने देखे हैं जो एनआईसीयू होते हैं, न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट, तो नवजात का गहन चिकित्सा इकाई है। तो उसमें अपन देखते हैं कि बेबी को मतलब ये आते हैं, अपनी कंडीशन आती है, अपनी आता है, तो उसमें करते क्या है, डॉक्टर क्या करते हैं। तो अपनिया का जो और कोज है वो है प्री मैच्योरिटी। अब मान लो 37 वीक्स, लेस देन 37 वीक से अगर बेबी हो गया तो वो एक प्री मैच्योर है ना, प्री टर्म्स है, प्री मैच्योर है। तो उस कंडीशन में अपन उसको अपनिया आ सकता है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एओपी बोलते हैं, है ना, ये है। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की, बेसिक जो ट्रीटमेंट है। तो अपन अगर अपनी आ गया तो उसमें अपन फर्स्ट अपन ट्रीटमेंट में क्या स्टार्ट करते हैं, है ना, डॉक्टर क्या स्टार्ट करते हैं, जो स्टार्ट करते हैं क्या, एमिनोफाइलिन। एमिनोफाइलिन ये इंजेक्शन अपन ने देखा है, जिसको अपन 1 ml 1:9 में लेते हैं, फिर उसको कंपाउंड बनाते हैं, फिर उससे अपन क्या है कि बॉडी वेट के अकॉर्डिंग अपन उसको इंजेक्ट करते हैं या इन्फ्यूज करते हैं ना। तो किस प्रकार करते हैं वो देखते हैं। और सुना सुना है कि एमिनोफाइलिन लगाते हैं, पर वो किस प्रकार से लगाते हैं वो देखते हैं। तो 5 to 6 mg यानी मिलीग्राम पर केजी पर बॉडी वेट के हिसाब से, यानी 1 किलो का जो बच्चा है उसके अंदर 5 से 6। अब जैसे जैसे वजन बढ़ेगा, जैसे जैसे ये रेट अपन देखते रहेंगे। ये है एक लोडिंग डोज, है ना।
उसके बाद मेंटेनेंस डोज आती है। तो लोडिंग डोज की बात करें, फॉलोड बाय द फॉलोड किस प्रकार फॉलो करते हैं, 1.5 to 3 mg, देखो 1.5 से 3, ये तो लोडिंग डोज है। उसके बाद में जो मेंटेनेंस डोज करते हैं वो 1.5 से 3 mg पर केजी एवरी 8 to 12 आवर, 8 से जो 12 घंटे है ना उसमें, ठीक है, ये देते हैं एमिनोफाइलिन, ठीक है, ताकि उसकी सैचुरेशन डिप ना करे। ये एमिनोफाइलिन क्या चीज़ है, ये अपन का क्वेश्चन है, एमिनोफाइलिन क्या है। तो एमिनोफाइलिन की बेसिक बात करें तो इसकी कैटेगरी जैसे डोरीफाइलिन है, डेरीफाइलिन है, थियोफाइलिन है ना, ठीक है। तो ये बेसिकली अगर बात करें तो ये एक ब्रोंको डायलेटर है, ब्रोंको डायलेटर, ब्रोंको डायलेट यानी ब्रोंकाई को डायलेट करना है। क्यों कि बच्चा सांस नहीं ले पा रहा है, बच्चा सांस भूल गया या सांस रोक लिया उसने, तो किस प्रकार रोका है, अगर या तो उसकी ब्रोंकाई डायलेट नहीं है, ब्रोंकी की ब्रोंकाई जो होती है ना, कंप्लीट जो तुम बना नहीं रहा, यहाँ से जाकर फिर देखो एयर पैकेट्स होते हैं या एल्वलाई होती है या ब्रोंकाई होती है। तो यहाँ पर जाके क्या है कि जो ये मतलब एक्सचेंज होना चाहिए ना गैस का, वो एक्सचेंज नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता, ये अपना ट्रेकिया है ये, ठीक, यहाँ पे कैरिना होता है ना, ईटी डालते हैं ना, ईटी एंडोट्रेकियल जो लैरिंग्स पे अपन बोलते हैं ना, लैरिंगोस्कोप ले आओ, लैरिंगोस्कोप, लैरिंगोस्कोप का मतलब क्या है, लैरिंगोस्कोप का क्या मतलब है, लैरिंगोस्कोप, लैरिंग्स का मतलब होता है वॉइस बॉक्स जिसको बोलते हैं लैरिंग्स, फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स आता है, फेरिंग्स के कितने पार्ट है, ओरोफेरिंजियल, लैरिंजोफेरिंग्स, है ना, इस प्रकार। तो लैरिंग्स होता है ना जो वॉइस बॉक्स जो ध्वनि प्रोड्यूस करता है, उसको स्कोप करते हैं, उसको देखते हैं, और वहाँ पे जैसे ईटी के अंदर गाइडेंस पॉइंट होता है, उस गाइडेंस पॉइंट को अपन वहाँ पे फिक्स करते हैं, और वेट प्लस 6 प्लस वेट का जो बेसिक फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग अपन ईटी को सेट करते हैं। पर बेसिक बात ये ईटी की नहीं है। और अडल्ट में डालते हैं तो इसमें एज/4 प्लस 4.5 ऐसा कुछ रेशियो होता है, ठीक है। ये भी ईटी में डालते समय, ईटी डालते समय सेट करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं ये अमीनोफाइलिन क्या चीज़ है। तो अमीनोफाइलिन मैंने बताया ब्रोंको डायलेटर है। क्यों कि ब्रोंकाई को अपन को डायलेट करना है ताकि बच्चे को सांस आ सके आराम से। ये ब्रोंकाई कॉन्स्ट्रिक्ट होती है, तो अपन बॉडी के अंदर एक हिस्टामिन होती है, हिस्टामिन पड़ा होगा, हिस्टामिन जो कि मास्ट सेल होती है, मास्ट सेल, ठीक है, वो हिस्टामिन प्रोड्यूस करती है। अब हिस्टामिन का बेसिक फंक्शन क्या है, हिस्टामिन का बेसिक फंक्शन क्या है, एक तो ये वेजो डायलेशन कराएगा, वेजो डायलेशन कराएगा, ठीक है, तो एक कराएगा ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है, ब्रोंकाई को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा ताकि सांस ठीक से नहीं ले पा रहा, वेजो डायलेट कर देगा ताकि प्रेशर गिर जाए, जो ब्लड प्रेशर है ना वो डाउन हो जाएगा। क्यों कि ब्रोंकाई को एक तो ये स्पोज करो, एक तो ये ब्रोंकाई ब्लड वेसल्स है, एक तो ये फ्लूइड आ रहा है, और एक इसको अपन ऐसा कर दें तो ये देखो ये डायमीटर इंक्रीज हो गया ना। तो डायमीटर इंक्रीज होता है, जो प्रेशर यहाँ से एक तो पाइप को अपन खींच रहे हैं, पाइप को कंस्ट्रिक्ट कर रखा है या दबा रखा है, तो एक तो वो उसकी एक तो वो मतलब प्रेशर बनेगा, और एक इसको पाइप को फैला दिया आपने, डायमीटर उसका चेंज कर दिया, तो उसमें प्रेशर कम होगा। तो इसीलिए अपन का खून का प्रेशर है ना, बीपी जो ब्लड प्रेशर बोलते हैं, वो तो उसका होगा डिक्रीज है, ठीक है। और जो ब्रोंकाई है ना उसमें कॉन्स्ट्रिक्ट होने से वो क्या होगा, तो वो सांस में लेने में दिक्कत होगी, है ना, तो चोकिंग साइनोसिस की कंडीशन भी क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए अमीनोफाइलिन है एक मिथाइल जेंथीन, मिथाइल जेंथीन इस कैटेगरी की ड्रग है ये अमीनोफाइलिन, जिसको जेंथीन ऑक्सीडेज भी बोलते हैं, एक एंजाइम होता है जेंथीन, जेंथीन ऑक्सीडेज। तो उसके नियोस्टिकामिन ड्रग्स काम करती है जेंथीन ऑक्सीडेज पर, वो है ना, लेकिन वो मैकेनिज्म अलग है, ठीक है, वो नहीं पढ़ रहे अपन। तो अमीनोफाइलिन जो ब्रोंको डायलेटर है, ब्रोंकाई को डायलेट करती है, वहाँ पे जाके जेंथिन मिथाइल जेंथिन ऑक्सीडेज जो एंजाइम है उसको क्रिएट करती है ताकि ब्रोंकाई को डायलेट जो हिस्टामिन है उसको प्रोड्यूस किया जा सके, है ना। एड्रेनलिन का यूज होता है, जो एड्रेनलिन हार्मोन होते हैं, एड्रेनलिन और एड्रेनलिन, तो उस हार्मोन को स्टिमुलेट करता है ताकि हिस्टामिन को कम किया जा सके, हो गया। तो ये अमीनोफाइलिन एक ब्रोंकोडायलेटर, ब्रोंकाइड को डायलेट करती है और इसीलिए सांस वो आराम से लेगा और उसे अपनी कंडीशन नहीं आएंगे, ठीक है। तो 5 से 6 लेंगे लोडिंग डोज, फिर उसका हाफ कर देंगे 1.5 to 3 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से देंगे, 8 से 12 घंटे। और कैफीन सिट्रेट अपन बोलते हैं ना, कैप्निया लगा दो, ये लिखते हैं ना कैप्निया, उसका फुल फॉर्म होता है कैफीन सिट्रेट, ये एसिडिक होता है, एसिडिक नेचर का होता है ये सिट्रेट, ठीक है।
ये लगाते हैं 20 mg पर केजी फॉलोड इन 24, यानी 20 जो 4 ओवर होता है पर डे पूरा दिन का, वो लगाते हैं कितना 20 mg पर केजी पर बॉडी वेट के हिसाब से लगाते हैं 24 बाई 5 to 8 mg पर केजी डोज गिवन एवरी मंथ 24। ये क्या है, ये लोडिंग डोज थी, ये मेंटेनेंस डोज में अपन क्या है उसको हाफ कर देंगे, 5 से 8 हो जाएगा। ठीक, सबका आप नहीं होगा वैसे तो ये 20 mg पर केजी यहाँ पे 10 आना चाहिए, लेकिन 5 से 8 mg पर केजी डोज डोज देते हैं क्योंकि 24 ओवर ये आ गया एमिनोफाइलिन। बेसिकली ये ट्रीटमेंट चलाते हैं जैसे ये अपनिया हो गया, सांस रोक लिया है ना, तो उस कंडीशन में अपन क्या है कि एमिनोफाइलिन देते हैं है ना, 5 से 6 जो लोडिंग डोज होती है उसके हिसाब से, फॉलोड बाई 1.5 to 3 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से 8 से 12 घंटे। लेकिन फिर सेकंड जो ट्रीटमेंट है वो कैफीन सिट्रेट चालू करवाते हैं बच्चे में, और वो कितना 20 mg पर केजी फॉलोड बाई 24 ओवर, और उसके बाद 5 से 8 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से 24 ओवर देते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं अपनिया रिस्पॉन्ड। अपनिया रिस्पॉन्डेड है तो अपन कंटिन्यू करते हैं टिल 34 वीक, मतलब प्री मैच्योरिटी बता रहे हैं, 34 वीक का मतलब प्री मैच्योरिटी है। तो उसके अंदर बाद में अपनिया रिस्पॉन्ड है तो स्टॉप ड्रग इफ नो अपनिया फॉर लास्ट 7 डेज, मतलब अपनिया नहीं है तो अपन को लास्ट 7 डेज उसको रोक देते हैं। इफ नो रिस्पॉन्स, देखो मैं दोबारा रिपोर्ट कर रहा हूँ, इफ नो रिस्पॉन्स देन ट्रायल। अब अमीनोफाइलिन लगा दिया या फिर अपन ने कैफीन सिट्रेट दे दिया, फिर भी अपनिया कंट्रोल नहीं हो रहा है, अपनिया नहीं रिमूव हो रहा है, अपनिया को कंडीशन रिड्यूस नहीं हो पा रही, उसके लिए अपन एक इंजेक्शन लेते हैं, वो उसका नाम है डोक्साप्राम। ठीक है, ये देखो मैं इमेज भी दिखा देता हूँ आपको, ये देखो ये इंजेक्शन आता है, ये आता है देखो, ये है डोक्साप्राम HCl इंजेक्शन यूएसपी। ठीक है, 400 mg 20 ml 400 mg है ना। तो एक ml 20 mg है ना, एक ml के अंदर 20 mg आ जाएगा, तो ये रेशियो रखेंगे। ठीक है, तो न्यूबॉर्न देते हैं और नॉट फॉर यूज इन, न्यूबॉर्न के अंदर अपन नहीं यूज ले सकते, डोक्साप्राम होता है थोड़ा सा ज़्यादा में ले सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार अपन डोक्साप्राम भी दे सकते हैं। रिस्पॉन्स अगर रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तो अपन ट्रायल करेंगे किसका, देन देन ट्रायल क्या देन ट्रायल करेंगे डोक्साप्राम। ठीक है, एमिनोफाइलिन की बात करें तो देखो ये एमिनोफाइलिन ये है एम्पुल। ठीक, ये हो गया। अब बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन की। अब इसके अंदर जांच क्या करवाते हैं इन्वेस्टिगेशन की, तो इन्वेस्टिगेशन की करें, जांच करें तो उसके अंदर ब्लड शुगर लेते हैं, जो कि शुरू में बच्चा एडमिट होते हैं तुरंत अपन उसका क्या है कि आरबीएस लेते हैं, रैंडम ब्लड शुगर, क्योंकि कुछ खाया नहीं होती है, रैंडम ही होगा, फास्टिंग कहाँ से होगा, एफबीएस नहीं होगा। ठीक है, तो रैंडम ब्लड शुगर होगा। सेकंड उसमें हिमेटोक्रेट लेते हैं आयरन की, फिर चेस्ट एक्सरे करवाते हैं, ऐसे लिखा होता है ना CXR चेस्ट एक्सरे है ना, एपीव्यू, मोस्टली एपीव्यू लेते हैं, पीए नहीं लेते। पेरीफेरल पोस्टीरियर एंटीरियर हो गया, एंटीरियर पोस्टीरियर हो गया, लेटरली भी लेते हैं कुछ कंडीशन में, लेकिन इसमें नहीं लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में एब्डोमिनल एक्सरे भी कुछ कंडीशन में करवाते हैं। उसके बाद में सोडियम लेते हैं, फिर पोटाशियम लेते हैं है ना, फिर कैल्शियम, ये इलेक्ट्रोलाइट होते हैं बेसिकली, इलेक्ट्रोलाइट। अब इसकी वैल्यू में अगर बात करें तो सोडियम की जो होती है वो 135 से 145 MeQ पर मिलीक्यूलर पर लीटर होती है। सोडियम तो हो गया। बात करते हैं पोटेशियम की, ये होता है 2.5 से 5.1, और कैल्शियम कितना होता है, ये 8.6 से 11 mg/dl। ठीक है, और TFUSG ये ट्रांस क्रेनियम USG होती है। ठीक है, USG करवाते हैं। फिर उसके अंदर सेप्सिस स्क्रीन में क्या करवाते हैं, WBC इंक्रीज है कि नहीं है, डिफरेंशियल WBC है, या फिर ब्लड कल्चर करवाते हैं, या फिर यूरिन कल्चर करवाते हैं। तो इस प्रकार अपन इन्वेस्टिगेशन में पता चल जाता है कि इन्फेक्शन कितना बड़ा हुआ है। अब बड़ों में अपन ESR करवाते हैं, इरिथ्रोसाइट सेंटीमीटर से इन्फेक्शन बड़ा होगा, या फिर इसके अंदर अपन देखते हैं तो इसके अंदर CRP देखते हैं, CRP क्या है, सी रिएक्टिव प्रोटीन
ना सीरम में देखते हैं। सीरम क्या है, प्लाज्मा क्या है। प्लाज्मा अगर है इसका मतलब ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है, और सीरम के अंदर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर विदाउट ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, विदाउट ब्लड ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर उसको बोलते हैं सीरम। ठीक, तो इस प्रकार ये जांचें करवाते हैं और अपन का पता चलता है कि अपनी आँख के अंदर इन्फेक्शन बढ़ा हुआ नहीं है, मतलब किस टाइप का है ये। ठीक है, इस प्रकार आज के टॉपिक में अपने देखा कि अपने यहाँ क्या चीज़ है और अपने यहाँ का ट्रीटमेंट किस प्रकार करते हैं, एमिनोफेलिन कैसे लगाते हैं, या फिर उसके अंदर कैफीन सिट्रेट किस प्रकार देते हैं, या फिर उसके अंदर अपन को डोक्साप्राम किस प्रकार देते हैं, क्या क्या जांचें करवाते हैं, अपने यहाँ है क्या, है ना। या फिर उसके अंदर अपन ने देखा कि हाइपरपनिया क्या है, या फिर उसके अंदर डिजनिया क्या है, नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट देखी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ये नहीं है कि वीडियो देख लिया मतलब इग्नोर करके चलेगा, नहीं, वीडियो को लाइक शेयर भी करना है और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। थैंक यू सो मच।